ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर. आज की जो जमात है जमात पंजुम है. मजमून उर्दू, उन्वान है मोर ज़िमनी सबक. तो प्यारे तलबा व तालिबात, मैं आप सबका इस ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत पर अमल करेंगे. तो बच्चों, आज हम आपकी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से सबक शेर के ताल्लुक़ से जो हमारा ज़िमनी सबक है मोर, उसको पढ़ेंगे. ओके. तो बच्चों, इससे पहले के 2 वीडियोज़ में मैंने शेर के ताल्लुक़ से जो सबक पढ़ाया था, जिसे आप सब ने पढ़ा और समझा था और उसकी तमाम मशक़ी सरगर्मियों को हल भी किया था. तो चलिए अब हम उसी सबक के अहम नुकात पर दोबारा नज़र डालेंगे. यानी इससे पहले जो वीडियो लेसन्स में जो शेर के बारे में हमने पढ़ा था, उसके नुकात को हम दोबारा से सुनते हैं. तो जो शेर के सबक के जो अहम नुकात थे वो कुछ इस तरह थे. शेर हमारा कौमी जानवर है. मैंने बताया था ना कि आम हमारा कौमी फल है, मोर हमारा कौमी परिंदा है. इसी तरह शेर क्या है? हमारा कौमी जानवर है. शेर को अंग्रेज़ी ज़ुबान में टाइगर और हिंदी ज़ुबान में केसरी या बाघ कहते हैं. तो अलग अलग ज़ुबानों में जानवरों को, चीज़ों को, परिंदों को, हशरात को, कीड़े मकोड़ों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है ना. तो इसी तरह शेर को अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं और हिंदी ज़ुबान में केसरी या फिर बाघ कहते हैं. तो शेर का निशान बहादुरी और अज़मत का निशान है. शेर का निशान क्या है बच्चों? बहादुरी और अज़मत. अज़मत यानी बड़ाई वाला. अगर किसी की हिम्मत की दाद देनी है या फिर अगर किसी की बहादुरी को बयान करना था, हम क्या कहते हैं? वो शेर की तरह बहादुर है, उसकी अज़मत शेर वाली है. तो इसी तरह शेर का निशान हमेशा क्या करता है? बहादुरी और अज़मत यानी बड़ाई का निशान है. दूसरा हमारा नुकात है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था. हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे? शेर को बहुत पसंद करते थे. उनका जो तिरंगा, उनका जो झंडा था या फिर उनका जो परचम था, वो शेर के जिस्म की काली काली धारियों और जर्द इसी से मज़ीन था. जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह जिस तख्त पर बैठा करते थे ना, उस तख्त में भी शेर के मुख्तलिफ नमूनों से सजाया गया था. तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर क्या था? बहुत पसंद था. मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था ना कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह शेर को अकेले तन्हा खुद अपने हाथों से उसका शिकार किया था. तो दूसरा अनुकात है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल था, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है. यानी इसका मतलब है कि गीदड़ की तरह छुप छुप कर मरे हुए चीज़ों को खाकर यानी बुज़दिली के साथ जीने से बेहतर है कि हम शेर की तरह बहादुर बनकर, बड़े बनकर 1 दिन की ज़िंदगी जिए. इसलिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बहुत मशहूर है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है. तो हमारा जो अगला नुकात है वो है बच्चों, शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं. यानी जंगल में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, खरगोश,
लोमड़ी, हाथी, बंदर, इस तरह बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में शेर बड़ी बहादुरी और अजमत वाला है, इसलिए क्या कहते हैं, शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां। तो शेर की खाल, खाल यानी जो उसका चमड़ा होता है, तो उसका रंग किस तरह का होता है, जर्द होता है। और उसके जिस्म पर काली काली धारियां, धारियां ने खतारे या फिर लाइन जिसको कहते हैं वो होती है। तो शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां। शेर तन्हा शिकार करता है। तो दूसरा अहम नुकात ये है कि शेर क्या है, तन्हा शिकार करता है। वो कभी ग्रुप बनाकर या फिर किसी जोड़ी के साथ शिकार नहीं करता, बल्कि झाड़ियों में छुपकर या फिर रात के वक्त तन्हा शिकार करता है। रीवा का सफेद शेर भी काबिले जिक्र है। तो क्या है मेरे बच्चों, हमारे तरफ क्या दिखाई देता है, जर्द रंग का शेर दिखाई देता है जिस पर काली काली धारियां होती हैं। लेकिन रीवा में क्या है, सफेद शेर पाया जाता है, यानी उसकी पूरी जो खाल होती है वो पूरी सफेद होती है। खरगोश, भेड़, बकरियां, घोड़ा और दूसरे मवेशी इसकी मरगूब ग़िज़ा है। मरगूब यानी पसंदीदा। तो आपकी भी कुछ पसंदीदा ग़िज़ा होगी, आप जो हमेशा खाना पसंद करेंगे। इसी तरह शेर की जो पसंदीदा ग़िज़ा है वो क्या है, खरगोश, भेड़, बकरियां, घोड़ा और दूसरे मवेशी, मवेशी यानी जानवर, उसको क्या है, खाना बहुत पसंद है। तो दूसरा नुकात, शेरनी भी शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। तो शेरनी भी क्या है, शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। शेर जब शिकार के लिए जाता है तो शेरनी भी क्या है, उसके साथ शिकार के लिए जाती है। शेर की ज़ईफ़ी काबिले रहम होती है। हमारा जो दूसरा नुकात है वो है, शेर की ज़ईफ़ी काबिले रहम होती है। यानी जब ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, जब शेर को बुढ़ापा आ जाता है तो वो काफ़ी काबिले रहम हो जाता है। यानी उसको खुद से शिकार करने की, उसमें शिकार पर लपटने या फिर झपटने या फिर दौड़ लगाने, छलांग लगाने की ताकत शेर में बाकी नहीं रहती और वो क्या हो जाता है, शिकार करने के लायक नहीं रहता। इसलिए भूख से या फिर कमज़ोरी से जो भी है उसकी जो ज़ईफ़ी होती है, यानी उसका जो बुढ़ापा होता है वो काबिले रहम हो जाता है। हमारा जो दूसरा नुकात है, शेर में भी फितरी तौर पर गम और खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। यानी जिस तरह हम इंसान रोते हैं, खुश मनाते हैं, दुख करते हैं, सोचते हैं, हमारे में जो जो जज्बात पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह शेर में भी क्या है, गम और खुशी, यानी दुख होने के और खुश होने के दोनों जज्बात पाए जाते हैं। हुकूमत शेर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मंसूबे रखती है और कई मशहूर तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाई गई हैं। हुकूमत क्या करती है, शेर के तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत के लिए कई मंसूबे यानी प्लान्स बनाती है। क्यों बोले तो अब शेर की जो तादाद है वो क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। शेर की खाल के लिए या फिर उसके दांतों के लिए या फिर उसके नाखूनों के लिए क्या कर रहे हैं लोग, शेर के शिकार को कर करके शेर की जो तादाद है उसको बिल्कुल घट रही है। शेर की तादाद अब घटते जा रही है। इसलिए हुकूमत ने ऐसे कई मंसूबे और ऐसे कई प्लान्स जारी किए हैं जिससे क्या है, शेरों की हिफाजत हो रही है। ऐसे प्लान्स में उनकी तहफ़्फ़ुज़ गाहें भी शामिल हैं, यानी शेरों को वहाँ पे क्या किया जाता है, महफूज रखा जाता है। वो आज़ादाना तौर पर घूम सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसी तहफ़्फ़ुज़ गाहों में शेर का शिकार करना क्या किया गया है, ममनू करार दिया गया है। जिसमें हमारे कर्नाटका में बन्नेरघट्टा और बंडीपुर शेर की तहफ़्फ़ुज़ गाहें हैं, जहाँ कई सयाह आते हैं गाड़ियों या फिर मतलब पार्कों में वगैरह में घूमकर देख सकते हैं, बल्कि उसके शिकार के लिए मना किया गया है। हमारी रियासत कर्नाटक में शेर के लिए तहफ़्फ़ुज़ गाहें बंडीपुर और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क हैं। तो मैंने बताया था ना कि शेर की तहफ़्फ़ुज़ गाहें बनाई गई हैं हुकूमत की तरफ से। ऐसी तहफ़्फ़ुज़ गाहें यानी जहां शेर आसानी से
घूम फिर सके, जंगल में अपने इलाकों में घूम फिर सके, शिकार कर सके। वहाँ उन्हें मारना या फिर उन्हें उनकी जिस्म के आज़ा के लिए उनको तकलीफ़ देना, ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता है। अगर सयाह देखना चाहें तो उन्हें एक बंद गाड़ियों में, कांच की बंद गाड़ियों में ले जाया जाता है और वो दूर से उसको देखकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ऐसे इलाकों को क्या कहा जाता है? तहफ़्फ़ुज़ गाहें। तो ऐसी तहफ़्फ़ुज़ गाहें हमारे कर्नाटक के बंडीपुरा और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क हैं, जहाँ हम शिकार को बिल्कुल करीब से देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सबक शेर के अहम नुकात, जिसे हमने पिछले के वीडियोज़ में पढ़ा था और इसको अब दोबारा से याद किया। तो बच्चों, अब हम इसी सबक के ज़िमनी सबक मोर की तरफ चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। यानी जो हमारा मेन लेसन था शेर, इसका एक ज़िमनी सबक भी है मोर, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, मोर एक परिंदा है। मोर क्या है? एक परिंदा है। आपको भी परिंदे बहुत पसंद होंगे। कुछ के तो कुछ परिंदे फेवरेट होते हैं, कुछ को अगर तोता पसंद है तो कुछ को कबूतर, कुछ को चिड़िया पसंद आती है, कुछ को मोर पसंद आता है। तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप अपने पसंदीदा परिंदों को रखते हैं और उनकी आवाज़ों को पहचानते हैं, उनकी शक्ल सूरत पहचानते हैं, या फिर थोड़े बहुत ऐसे परिंदे भी हैं जिनकी ग़िज़ा को आप पहचान पाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? मोर के ज़िमनी सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये तमाम परिंदों में खूबसूरत समझा जाता है। इसका रंग नीला और सब्ज होता है। गर्दन लंबी और पतली होती है। इस पर एक कलगी होती है। वो दुम को पंखे की तरह फैला सकता है। इसके पर लंबे लंबे और रंग बिरंग होते हैं। मोर खेतों में घूमता है, दरख्तों पर रहता है। ये अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। ये सांप का दुश्मन है, इसलिए किसान इसको पालते हैं। इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। बरसात के दिनों में मियाँव मियाँव करके जैसे वो बारिश को बहला रहा हो। जब बादल घिर आते हैं तो मोर खुशी से अपने खूबसूरत परों को फैलाकर नाचता है। इस वक्त इन परों की खूबसूरती काबिले दीद होती है। इसके साथ इसकी मोरनी भी नाचती है। मोरनी बड़े खूबसूरत अंडे देती है। आजकल लोग परों के लिए इनको मारते हैं। इस तरह एक खूबसूरत परिंदा एक ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। मोर की हिफाजत के लिए हुकूमत ने मोर के शिकार को जुर्म करार दिया है। मोर से शिकारी को जुर्माना भरने के अलावा जेल भी हो सकती है। हमारे कौमी परिंदे की हिफाजत करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो बच्चों, ये था सबक। इसमें जो अल्फाज आए हैं उसके मानी को भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो नए अल्फाज हैं वो हैं काबिले दीद, बादल, सजावट और कलगी। तो काबिले दीद का मतलब होता है दिलकश, जो दिल को छू ले, जिसको एक बार देख के दोबारा देखने का दिल करे, यानी हमारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करे। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? काबिले दीद। ओके, जो दूसरा हमारा नया लफ्ज़ है वो है बादल। बादल यानी घटा। बादल यानी घटा। सजावट, सजावट यानी आराइश। आराइश यानी जो चीज़ों को लेकर हम अपने घरों को सजाते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको लगाने से या फिर जिसको रखने से क्या लगे वो और खूबसूरत लगे, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? सजावट। कलगई, कलगई यानी ताज, जिसे सर पर पहना जाता है, जैसे राजा महाराजा जो होते हैं ना अपने सरों पे पहना करते हैं ना ताज, इस तरह के क्या कहते हैं ताज को? कलगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये तमाम परिंदों में खूबसूरत समझा जाता है। मैंने बताया था ना इससे पहले के वीडियोज़ में कि शेर हमारा कौमी जानवर है, आम हमारा कौमी फल है, कंवल हमारा कौमी फूल है,
इसी तरह मोर क्या है बच्चों, हमारा कौमी परिंदा है और ये तमाम परिंदों में खूबसूरत समझा जाता है। जितने भी परिंदे हैं, चिड़िया, तोता, मैना, उसके बाद कबूतर, कौवा, इन तमाम परिंदों में मोर को क्या है, सबसे खूबसूरत परिंदा समझा जाता है। इसका रंग नीला और सब्ज होता है। तो इसका रंग नीला और सब्ज, सब्ज यानी हरा, मिला जुला इसका रंग होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसका रंग नीला और सब्ज यानी हरा है। गर्दन लंबी और पतली होती है। तो मोर की गर्दन जो है वो क्या होती है, लंबी होती है और पतली होती है। इस पर एक कलगी होती है। कलगी का मतलब ताज। जिस तरह राजा महाराजा अपने सर पर ताज पहना करते थे, इसी तरह मोर के सर पर कुदरती तौर पर कलगी पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, कलगी पाई जाती है। इसका मतलब है कि मोर के सर पर कुदरती तौर पर ताज होता है। वो दुम को पंखे की तरह फैला सकता है। इसके पर लंबे लंबे और रंग बिरंग होते हैं। तमाम परिंदे जब अपने परों को फैलाते हैं तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, दाएं और बाएं ओर। लेकिन मोर जब अपने परों को फैलाता है तो वो क्या है, बिल्कुल पंखे की तरह, जिस तरह पंखा गोल होता है नहीं, इस तरह पंखे की तरह उसके पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसके रंग, इसके जो पर होते हैं वो क्या है, लंबे होते हैं और रंग बिरंग, यानी हर तरह का रंग उसमें पाया जाता है। तो जब भी मोर अपने परों को फैलाता है तो वो क्या है, पंखे की तरह फैल जाते हैं और उसके लंबे लंबे पर रंग बिरंग होते हैं। इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। बरसात के दिनों में म्याऊं म्याऊं करके जैसे बारिश को बहला रहा हो। तो मोर की जो आवाज़ होती है वो बहुत प्यारी होती है। आप सब आमतौर पर हमें दिखाई देने वाले जैसे कौवा, चिड़िया, कबूतर, तोता की आवाज़ों को तो पहचानते होंगे। पिछले के क्लासेस में आपने इन आवाज़ों की नकल भी की है। तो मोर की जो आवाज़ होती है वो म्याऊं म्याऊं इस तरह की होती है और ये ख़ास करके बरसात के मौसम में, ख़ास करके बरसात के मौसम में ये क्या करता है, अपनी आवाज़ से ऐसे आवाज़ लगाता है कि जैसे बारिश को बहला रहा हो। जब बादल घिर आते हैं तो मोर खुशी से अपने खूबसूरत परों को फैलाकर नाचता है। जब बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बादल घिर आते हैं, यानी जब काली काली घटाएं आसमान पे आती हैं, बारिश से पहले जब बादल पूरे घिर आते हैं तो मोर क्या होता है, खुश हो जाता है और अपने खूबसूरत परों को पंखे की शक्ल में फैलाकर इस तरह वो क्या करता है, नाचता है। इस वक्त इन परों की खूबसूरती काबिले दीद होती है। जब मोर अपने परों को फैलाकर नाचता है तो इसकी जो खूबसूरती होती है, इस परिंदे की और इस परिंदे के परों की जो खूबसूरती होती है वो क्या हो जाती है, दिलकश, देखने वालों को अपनी तरफ मोह लेती है। यानी देखने वालों को इसमें और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो मोर इस वक्त, इस मोर के परों की खूबसूरती काबिले दीद होती है। इसके साथ इसकी मोरनी भी नाचती है। जब वो अपने परों को फैलाकर नाचता है तो मोरनी भी साथ में नाचती है। मोरनी बड़े खूबसूरत अंडे देती है। तमाम परिंदों की तरह मोरनी भी क्या है, खूबसूरत अंडे देती है। मोर के परों से रंगीन पंखे, ताज और सजावट की मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। मोर के पर जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, मोर के परों से मुख्तलिफ सजावट की चीज़ें, जैसे मोर के परों से रंगीन पंखे, यहाँ पे देखिए पंखे, या फिर सजावट पंखे, ताज, और घर में सजावट के लिए, आराइश के लिए, घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गुलदस्ते हो जाए या फिर दीवारों पर लगाने के लिए कोई हैंगिंग्स हो जाए। इस तरह क्या है, मोर के परों से सजावट की मुख्तलिफ चीज़ों को तैयार किया जाता है।
बच्चों को मोर के पर बहुत पसंद है। आप सबको मोर के पर पसंद है ना। आप क्या करते हैं, जब भी आपको कहीं से मोर का पर दस्तयाब हो जाए तो उन्हें अपनी क्या करते हैं, किताबों में महफूज कर लेते हैं, रख लेते हैं और अपने साथियों और दोस्तों को दिखाया करते हैं, क्योंकि वो होते ही इतने दिलकश हैं कि हर कोई मोर के परों को अपने पास रखना चाहेगा। कृष्ण जी हमेशा मोर के परों का ताज पहना करते थे। कृष्णा जो एक देवता है वो क्या करते थे, हमेशा अपने ताज पे या फिर मोर का ताज पहना करते थे, या फिर ताज में अपने हमेशा मोर के पंख को लगाया करते थे। ये बाल कृष्णा है, यहाँ पे उनके ताज में है ना। तो मोर के पर इतने दिलकश होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, इतने काबिल दीद होते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ सजावट की चीज़ों में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंखे हो गए, ताज हो गया, या फिर सजावट आराइश या ज़ेबाइश की चीज़ों में हो गया। तो ये क्या है, परों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग परों के लिए इनको मारते हैं। जिस तरह शेर को उसकी खाल के लिए, दांतों के लिए, नाखूनों के लिए मारकर उसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह मोर को क्या है, उनके पंखों के लिए, उनके पंखों को इस्तेमाल करने के लिए उनका क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह एक खूबसूरत परिंदा एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। इसी तरह अगर हमने इनका शिकार करते गए या फिर इनके परों को इस्तेमाल करने के लिए इनको मारना शुरू किया तो इनकी तादाद भी क्या हो जाएगी, रफ्ता रफ्ता घट जाएगी। अभी फ़िलहाल मोरों की जो तादाद है वो क्या है, घटती जा रही है। इसलिए ये परिंदा क्या है, एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। मोर की हिफाजत के लिए हुकूमत ने मोर के शिकार को जुर्म करार दिया है। जिस तरह शेर का शिकार एक जुर्म है, अगर शेर का शिकार किया जाए तो जो शिकारी है उसको जेल हो सकती है, जुर्माने के तौर पर रकम भरनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह मोर परिंदे को मारे या फिर शिकार करने के लिए क्या है, जुर्म करार दिया है। या अगर किसी ने उसका शिकार किया या फिर मोर के परों के लिए उसको मार दिया तो क्या है, वो कानून की निगाह में एक जुर्म है। मोर से शिकारी को जुर्माना भरने के अलावा जेल भी हो सकती है। मोर के शिकार पर क्या है, एक तो जेल होती है, दूसरा जुर्माने के तौर पर रकम भी कानून को देनी पड़ेगी। हमारे कौमी परिंदे की हिफाजत करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो मोर क्या है, हमारा कौमी परिंदा है। जिस तरह तमाम देश के मुख्तलिफ कुदरती चीज़ों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह क्या है, मोर की हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है। तो बच्चों, ये था मोर का सबक जिसे आपने पढ़ा, समझा। अब चलिए इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाली ज़िमनी सरगर्मियों को हम करते हैं, मशक़ी सरगर्मियों को करते हैं, जिसमें है वाहिद और जमा। वाहिद और जमा में क्या है, पर, शिकारी, परिंदा, अंडा और दुश्मन। ये सरगर्मी हमारे किताबों में नहीं है, लेकिन जिसे हम पहले से ही जानते हैं और जो हमारे ज़िमनी सबक में आए हुए हैं, तो इसको हम करेंगे। तो पर की जमा होती है परों, पर की जमा होती है, सही, बिल्कुल सही, परों। शिकारी, शिकारियों। यहाँ पे श एक गायब है तो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। तो शिकारी की जमा होती है शिकारियों। परिंदा, परिंदा की जमा परिंदे। अंडा, अंडा की जमा अंडे। वेरी गुड, सही है। दुश्मन, दुश्मनों। तो ये मशक़ी सरगर्मी है। आगे की सरगर्मी की तरफ चलते हैं जो हमारे ज़िमनी सबक में दी गई हैं, वो है सवालात के जवाबात। तो सबसे पहला सवाल है, हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब है, हमारा कौमी परिंदा मोर है। जवाब है, हमारा कौमी परिंदा मोर है। आप अपनी कापियों में दर्ज करते जाएं। तो दूसरा सवाल है, मोर का रंग कैसा है? मोर का रंग कैसा है? जी बिल्कुल सही जवाब है, मोर का रंग नीला और सब्ज होता है। सब्ज यानी हरा। तो मोर का रंग नीला और सब्ज होता है। हमारा सवाल है, आगे का सवाल, किसान
मोर किस लिए पालते हैं? किसान मोर किस लिए पालते हैं? तो हमारा जवाब है बच्चों, मोर सांप का दुश्मन है इसलिए किसान पालते हैं। तो क्या है, मोर की जो ग़िज़ा है वो अनाज और कीड़े मकोड़े है। तो इसलिए क्या है, किसान खेतों में ज़्यादातर मोरों को पालते हैं, क्योंकि किसान खेतों में क्या है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, सांप वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मोर की जो ग़िज़ा है वो क्या है, सांप है। इसलिए किसान क्या करते हैं, मोरों को अपने खेतों में पालते हैं। मोर की ग़िज़ा क्या है? मोर की ग़िज़ा क्या है? अनाज और कीड़े मकोड़े मोर की ग़िज़ा है। अनाज और कीड़े मकोड़े मोर की ग़िज़ा है। कौन मोर के परों का ताज पहना करते थे? कौन मोर के परों का ताज पहना करते थे? कृष्ण जी मोर के परों का ताज पहना करते थे। कृष्ण जी क्या है, मोर के परों का ताज पहना करते थे। तो ये था हमारा मोर सबक के ज़िमनी सबक के तमाम मश्की सरगर्मियाँ। तो बच्चों, आपके लिए घर पर काम है, अपनी पसंदीदा परिंदे की तस्वीर अपनी कॉपी में चस्पा करें और उसके मुतल्लक़ चंद जुमले लिख कर लाएँ। उम्मीद करती हूँ आपने सबक को गौर से सुना होगा और घर पर काम को ज़रूर याद से करके लाइए। शुक्रिया, थैंक यू। अनुदिना